दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले आज शुरुआत करते हैं आज की, ठीक है? अब हुआ क्या कि मैंने माइक नहीं लगाया था, उसके चलते थोड़ा-सा दिक्कत हो गई, है ना? तो अब चालू करते हैं फिर से। आपके लिए थोड़ा-सी चीज़ें कई चीज़ लोगों के वो भी आए कि सर पहुँचने सबसे पहले मोदी जी गए सेशेल्स में। आपको एक मोटा-मोटी आइडिया मैं दे देता हूँ कि मोदी जी कहाँ गए। 2 दिन की उनकी यात्रा थी जून में। और वो कौन-कौन से जून में थी? 27 से 29 जून के बीच में ये उनकी यात्रा थी। सेशेल्स इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये भौगोलिक रूप से कहाँ पर है? जियोपॉलिटिकल भौगोलिक रूप से ये माना जाता है कि अफ्रीका का पार्ट है। और ये बसा कहाँ में है? तो हिंद महासागर का एक बहुत इम्पोर्टेंट देश है, ठीक है? इसकी आबादी रफली जो है वो सवा लाख है समथिंग, ठीक है? और ये ह्यूमन इंडेक्स के रूप में, डेवलपमेंट इंडेक्स में अफ्रीका में सबसे टॉप पे आता है ये। और इसकी इतिहास ये है कि यहाँ पर एक 115 आइलैंड लगभग हैं इस देश में। सबको मिलाकर ये देश बनता है। यहाँ पर भारतीय मूल के पहले इससे पहले जो थे राष्ट्रपति वो भारतीय मूल के थे। चाइना और भारत के लिए ये एक मतलब दोनों देशों को ये नेगोशिएशन करते रहते हैं। भारत यहाँ पर एक सैन्य अड्डा बनाना चाह रहा था कुछ साल पहले, ठीक है? और 2015 से ये नेगोशिएशन चल रही थी। उसके बाद भारत ने कई चीज़ें ऑफ़र करी इन्हें। उन्होंने कहा कि साहब आप लाइन ऑफ क्रेडिट ले लो $100 मिलियन का और हमें यहाँ पर क्या नाम से एक सैन्य वो दे दीजिए, एक टापू दे दीजिए जिसमें हम अपनी चीज़ गतिविधियों को निर्माण कर सकें। तो उन्होंने उसके लिए मना कर दिया। दूसरी चीज़ें यहाँ पर क्या हुई? दूसरी चीज़ें ये थी कि चाइना भी इन्हें चेक पे रखे था। तुम हमें दे दो, हम तुम्हें ये चीज़ें दे रहे हैं, पार्लियामेंट बनाने के लिए वो लोन सैंक्शन करते हैं। और कई चीज़ें बोले कि आप अपने यहाँ पे डेवलपमेंट करिए, मैं आपको पैसा देता हूँ। अब ये देश इतना इम्पोर्टेंट है क्यों? ये इसलिए है क्योंकि इसकी ज्योग्राफिकल जो वैल्यूज़ हैं, जो इसकी प्रेज़ेंस है उस जगह पे, ये चूँकि यूके में पहले क्या था कि भारत से तो भारत तो आज़ाद हो गया था 1947 में, लेकिन इसको आज़ादी कब मिली? 1976 में आज़ादी मिली इसको। और ये अभी 50 साल पूरे किए इसने अपनी आज़ादी के। तो उस मौके पर मोदी जी गए थे यहाँ पे। 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में मोदी जी यहाँ पर पहुँचे थे। बात समझ में आई? तो उसमें इन्होंने क्या घोषणा करी? सबसे पहले तो गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइज़न का एक अवार्ड जो है वो मोदी जी को थमा दिया। इसके ऊपर बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई। विपक्ष ने कहा कि सर ये तो 5 दिन पहले ही अनाउंस किया वहाँ की गवर्नमेंट ने और मोदी जी इसके पहले जो हैं वो सम्मानित व्यक्ति हैं इस अवार्ड से। मतलब इससे पहले ये कहीं मिला ही नहीं। कई लोगों ने कहा कि सर ये क्या है? बोले तो इसमें सारी चीज़ें एआई जनरेटेड हैं, इसके लोगो वगैरह, इसकी डिज़ाइनिंग जो भी इसकी वेबसाइट वगैरह हैं, वो सारी की सारी एआई जनरेटेड चीज़ें ज़्यादा इसमें यूज़ हुई हैं। मोदी जी ने ये अनाउंसमेंट अपने उसमें प्रभाव में आकर कराया है कि वहाँ के लोगों ने हमें सम्मानित किया। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट के स्तर पे क्या है? एक जेस्चर ही तो है। भारत सरकार कल ये सोच ले कि मान लो पद्मश्री, पद्म विभूषण और भारत रत्न के अलावा कोई एक ऐसी चीज़ जो है वो हम घोषित करना चाहते हैं कि अगर मान लो अगले महीने डोनाल्ड ट्रम्प साहब अगर इंडिया आए तो उन्हें हम देना चाहते हैं। लेकिन उसकी रिलेवेंस उतनी नहीं रह जाती है। लेकिन रिलेवेंस यहाँ पे क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट एक चीज़ को पहले इंट्रोड्यूस करती है और फिर वो किसको देती है? मोदी जी को देती है। तो मोदी जी क्या हैं? पहले सम्मानित व्यक्ति हैं इस अवार्ड से। दूसरी चीज़ क्या हुई? हमारी जो नीति है, एक हमने सागर नीति वो करी थी, इंट्रोड्यूस करी थी 2015 में, जिसके द्वारा हम क्या कर रहे थे? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ एंड ऑल इन द रीजन। हम उनकी सिक्योरिटी और ग्रोथ की कामना कर रहे थे, जो हमारे रीजनल जो हमारे पार्टनर हैं, उसके लिए हमने सागर नीति को अपने हिंद महासागर में, इंडियन ओशन में हमने लॉन्च किया था। और महासागर नीति जो है उसका बड़ा भाई है, मतलब उसका बड़ा रूप हो जाती है। ये इंडो पैसिफिक को भी क्या करती है? कवर करती है। इसमें क्या-क्या चीजें होंगी? समग्र समावेशी और सहयोगात्मक दृष्टिकोण के साथ विकास है। साथ में हिंद प्रशांत क्षेत्र के शांति, समृद्धि और स्थिरता को बढ़ावा देना है। यानी इंडो पैसिफिक में शांति बहाल कैसे रहे, उसमें इंडियन नेवी की बहुत बड़ी प्रेजेंस रहती है। तो ये महासागर नीति का हिस्सा है। ध्यान ध्यान से समझ रहे हैं कि नहीं? तो मोदी जी को क्या मिला? गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन। और क्यों मिला? क्योंकि ये पर्यावरण का सर्वोच्च सम्मान है। उन्हें पर्यावरण संरक्षण के लिए सेशल्स का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। ठीक है? किस चीज के लिए मिला है? तो पर्यावरण संरक्षण के लिए। बात समझ में आई? क्योंकि टापुओं का देश है। पर्यावरण को अगर ये लोग संभाल रहे हैं, तो उससे क्या होगी? ग्लोबल वार्मिंग कम होगी, समुद्र के जल स्तर धीमे धीमे बढ़ेगा। इन देशों के सर्वाइवल में दिक्कत नहीं होगी।
और अगर कोई देश इसमें काम नहीं करता है तो फिर इन देशों को ज़्यादा दिक्कतें होंगी। कल के दिन मान लो कोई ऐसी सुनामी आती है तो ये बहुत इफ़ेक्टेड होती है कंट्री, ठीक है? तो ऐसी चीज़ें करके ये एक तो भारत से मजबूत रिश्ता करना चाह रहे हैं। देखो इसमें भारत और सेशल्स की साझेदारी हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण है। ठीक है? इस पे कितने शब्द लिखने थे? मैंने बोला था 500 शब्द लिखने, ठीक है? बात समझ में आई? दूसरा है हमारा इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप। आईबीजी किसे कहते हैं? क्या है? क्या इसका कॉन्सेप्ट था? तो इसका कॉन्सेप्ट मैंने अभी बताया आपको कि इसका कॉन्सेप्ट हमारे जो पहले सीडीएस साहब थे, विपिन रावत जी, उनकी इस पूरे की पूरी संरचना उन्होंने एक वो करी थी कि जिसमें हम चाहते हैं, वो कहते हैं कि हमें छोटी-छोटी टुकड़ियों में भारत की सेना चाहिए। छोटी-छोटी टुकड़ियों का क्या मतलब है? एक ऐसे बैटलफ़ील्ड में हम जाने वाले हैं आधुनिक भारत में या आधुनिक दुनिया में, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव लोगों की ज़रूरत होगी। मतलब हमें वो नहीं होगा कि एक आदमी कमांड दे रहा है, 4 दिन बाद उस कमांड को पूरा किया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो लोग होंगे 3 से 5,000 की एक टुकड़ी होगी और ऐसी कई टुकड़ियाँ होंगी। बात समझ में आ रही? आईबीजी का जो कॉन्सेप्ट उन्होंने रखा कि भाई ऐसे कई छोटे-छोटे टुकड़ियाँ होंगी और इनमें बहुत यंग लोग होंगे, उसी का कारण था। वो जो अभी अग्नि भर्ती वगैरह हम जो देखते हैं, है ना? अग्निवीर का जो कॉन्सेप्ट है वो इसी से निकला हुआ कॉन्सेप्ट है। तो उन्होंने कहा कि आईबीजी जो हमारे हैं और ये अभी सूचना में क्यों है, ये ज़्यादा खबरों में क्यों है, तो 1 जुलाई से इसका क्या हो रहा है, परिचालन में लाए जाएँगे ये मतलब हमने इंटीग्रेटेड कर लिए हैं और ये क्या होगा, धरातल पे मूर्त रूप कब से ले रहे हैं, 1 जुलाई से। अभी तक हमारी केवल योजनाएँ चल रही थी, ट्रेनिंग चल रही थी, तो अब हम इनको क्या कर रहे हैं, इन ट्रूप्स को क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो ये बनने के बाद ऑन फील्ड कब हो रहे हैं, तो 1 जुलाई से ये परिचालन में आने लग जाएँगे। इनमें कौन-कौन लोग होंगे? तो साहब इनमें सारी चीज़ें एक साथ रहेंगी। उनमें 100 मान लो कि पैदल चलने वाले लोग हैं, 100 आपको 1000 लोग ऐसे हैं जो तोप चलाने वाले हैं, बंदूकधारी लोग हैं या वहाँ पर जो सिग्नलिंग वाले होते हैं, है ना? मैस वाले होते हैं, हलवाई, रसोइये जो भी हैं, वो सारे लोग इस पूरे बैटल ग्रुप में रहेंगे और फिर क्या होगा, इससे क्या होगा तुरंत कार्रवाई में मदद मिलेगी। मान लो हम डबल फ्रंट वॉर ये क्यों हुआ था? इसकी ज़रूरत क्या पड़ी थी? ये कॉन्सेप्ट तो पुराना था, लेकिन जब गलवान हुआ, तो इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ गई हमें। चाइना के साथ जब हमारा क्लैश हुआ और भारतीय सेना स्टैंड ऑफ पे थी, 20 से ज़्यादा जवान शहीद हुए थे हमारे। उसके बाद इसमें और तुरंत कार्रवाई और तेज़ी लाई गई और इस चीज़ को कहाँ 1 जुलाई 2026 से इस मिशन को अंजाम दे दिया गया था। बात समझ में आई? जो हम विचार बना रहे थे उसको मूर्त रूप अब अगले दिन मिलने वाला है और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है? जब आप कोर को समझेंगे, उसके जड़ में जाएँगे, तब चीज़ें आप कर पाएँगे कि क्या है, क्या नहीं है। अगर आपको सतही ज्ञान चाहिए तो फिर अब उसके लिए हम अवेलेबल कम से कम नहीं हैं। ठीक है? डेप्थ में हम आपको बताने की स्थापना स्थापना कब हुई थी? 2013 में और कहाँ है इसका हेडक्वार्टर? तो पानागढ़ पश्चिम बंगाल में है। रणनीतिक तैनाती कहाँ पर है? तो इसकी चाइना में है। सलमान के बाद ये डिसाइड हो गया था कि हम यहाँ पे पश्चिम बंगाल में इसके हेडक्वार्टर बनाएँगे और हम किसको चेक पे रखना चाहते हैं यहाँ से? चाइना को चेक पे रखना चाहते हैं। और जैसा कि अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें अगर ये ट्रुप्स तैयार हो गए होते, चलिए हमने बहुत बड़ी वो सफलता हासिल करी है और हम किसके अब ज़्यादा उनकी बात हम करते नहीं हैं पड़ोसियों की। अब क्या ही बात करने हैं उनके खुद के सेनाध्यक्ष ही कहते हैं कि भाई हम तो खटारा-टार हैं, आप लिम्बोर्गिनी हैं, मर्सिडीज़ हैं, हम वाक़ई हैं और इस चीज़ को हम कायम रखना चाहते हैं, ठीक है? तो पहली टुकड़ी हमारी कब हो रही है? पानागढ़ में शुरू होगी और ये 1 जुलाई से हमारे उसमें चालू हो जाएगी। दूसरी चीज़ क्या है? आरोग्य सेतु के बारे में हमने बताया। आरोग्य सेतु पहले भी था, कोरोना के बाद आ गया था, है ना? ये उसका दूसरा वर्ज़न है, 2.0 वर्ज़न है। इसमें हम क्या कर रहे हैं? पहले हमने उसके लिए बातचीत करी थी कि जो हमारे यहाँ अफ़ेक्टेड लोग हैं, उनकी संख्या बताई जाती थी। आस-पास कितनी डिस्टेंस मेंटेन करना है, कौन-सी गली में क्या है। वो बहुत लोगों की जान बचाई उसने, आरोग्य सेतु ने। अब दूसरा क्या है 2.0 में हमने क्या कर दिया है कि इसमें हमने सारी चीज़ें डिजिटलाइज़ कर दी हैं। आपको अगर मान लो कि शुगर की दिक्कत है, बीपी की दिक्कत है, कोई आपका इलाज चल रहा है, आपकी हिस्ट्री आपके डिजीज़ से रिलेटेड कोई हिस्ट्री ऐसी पाई जा रही है, तो वो आपके क्या है एक डॉक्यूमेंट फॉर्म में आपके यहाँ पे अवेलेबल रहेगी हर समय। उसको आपको कैरी करने की ज़रूरत नहीं है एज़ अ हार्ड कॉपी। बात समझ में आई? तो 2 चीज़ें हो गई।
तो यहाँ पर क्या है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म हमने बनाया है जिसको क्या है, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं तक आसान पहुंच हो सके। अब सोचो इससे क्या होगा, डॉक्टर को आपकी हिस्ट्री एक क्लिक पे पता है, वो उस हिसाब से आपको तुरंत आपके इलाज में मदद कर सकता है। दूसरी चीज क्या है, एक डाटाबेस है आपका, आपकी डिजीज सबको पता है, तो वो डॉक्टर क्या करेगा, जल्दी से जल्दी आपका इलाज सुनिश्चित कर देगा। इससे क्या होगी, टाइमिंग बचेगी, आपको चक्कर बचेंगे, डॉक्टर का भी टाइम खराब नहीं होगा, ठीक है। और ये एआई से रिलेटेड सारी चीजें करके आपका पूरा डाटाबेस बना के धर देगा। ये चार सारी चीजें, स्वास्थ्य रिकॉर्ड को सुरक्षित और एकीकृत प्रबंधन है, वो हम आपको बता ही रहे हैं। दूसरी चीज है, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रशासन को सशक्त बनाना है। अब सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रशासन क्या है, जैसे हमारे जो वैल्यूअल संस्थान है, एम्स है, आप कभी जाओ वहां पर 1-1 किलोमीटर तक की रोज भीड़ लगती है। उसको क्या करेंगे हम, मान लो स्कैनर चालू हो गया गवर्नमेंट का, इसमें स्कैनर वगैरह भी होता है आरोग्य सेतु में, तो होगा क्या कि अब उस स्कैनर से हम स्कैन करके ओटीपी लेके उसमें डाल के ओपीडी बुक कर लेंगे, डॉक्टर से सीधा मिल लेंगे। डॉक्टर को सारी हिस्ट्री आपका पता है, ब्लड कौन सा है, क्या है, ब्लड ग्रुप आपके, है ना, और उसके बाद वो सीधा देख लेगा कि आपका ब्लड ग्रुप चेक कब हुआ था, कौन-सी दिक्कतें थी उस समय, 2012 में कौन-सी, या 2022 में कौन-सी थी, या 2026 में कौन-सी थी, 2035-40 में कोई कुछ हुआ आपको, तो वो देख लेगा कि आपके 10 साल पहले आपको क्या-क्या दिक्कतें चल रही थी, उससे स्क्रूटनी करने में उसे आसानी होगी। बात समझ में आई? तीसरी चीज़ इसमें क्या होगी कि जैसे आप डिजिटल वॉच मान लो, अब आरोग्य सेतु में कोई ऐसा फीचर है कि आपने कितने स्टेप चले हैं, आपने कितनी कैलोरी बर्न करी है, आपने क्या खाया, क्या सा वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपकी जानकारी रहेगी। और ये डाटाबेस क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा। गवर्नमेंट इसकी ज़िम्मेदारी, इसकी मतलब वचनबद्ध है कि भाई हम आपकी गोपनीयता, सुरक्षा और उपयोगकर्ता के संरक्षण में सुधार लाएँगे। के लिए हम वचनबद्ध हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें, एम्स का डाटा लीक हुआ था, ध्यान रखना। उस पे साइबर अटैक हुआ था, बहुत दिनों तक एम्स बंद रही थी। उसके बाद गवर्नमेंट ने नीतिगत स्तर पे इस चीज़ को, लूपहोल को पूरा किया। ध्यान रखना, कोई लूपहोल है, ये होगा, बिल्कुल जायज़-सी बात है कि संकट हमारे ऊपर आएँ। हम लेकिन भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि हम उस संकट से बचें नहीं, हम उस संकट से निबर के बाहर आ जाएँ, ठीक है? हम और उभरें, जितने संकट हमारे ऊपर गिरें, हम उनमें और उभर के और अच्छे से और ताकतवर बन के बाहर आएँ एक देश पे। बात समझ में आ रही है? तो दो चीज़ें समझ में आई। आरोग्य सेतु 2.0 19 जून 2026 को विज्ञान भवन में नई दिल्ली में इसका शुभारंभ किया। शुभारंभ किसने किया? तो जेपी नड्डा साहब ने किया। जेपी नड्डा साहब इस समय हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं। दूसरी चीज़, इनकी खासियत ये थी कि बीजेपी के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, है ना? इनकी लेगेसी है अपनी, और ये बहुत अच्छे वक्ता भी हैं, ठीक है? सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। अगली चीज़ देखो जो मैंने बात बात कर रहा था आपसे, चाइना ने इस समय अमेरिका को पछाड़ दिया है अपनी टेक्नोलॉजिकल चीज़ों से। अब उन्होंने किस में पछाड़ दिया है? सुपर कंप्यूटर में। और सुपर कंप्यूटर भी वो ऐसा-वैसा नहीं है, सीपीयू बेस्ड कंप्यूटर है। इसकी खासियत क्या है? नाम क्या है? तो वो नाम यार हमें भी थोड़ा-सा याद नहीं हो पाया। लायनशाइन, ठीक है? नाम क्या रखा है? तो नाम रखा है इसका लायनशाइन। और लायनशाइन क्या चीज़ है, इसकी विशेषता है कि ये जो है पहला सीपीयू केबल सिस्टम जिसमें 2x फ्लॉप का आंकड़ा पार किया है जिसने। ध्यान रखना है, अमेरिकी कंप्यूटर भी नहीं कर पाए ये, ठीक है? तो ये इसने पार कर दिया है। और इसमें क्या है? एआई की गुणवत्ता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, वैज्ञानिक अनुसंधान, जलवायु मॉडलिंग में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी इस वाली चीज़ से, क्योंकि सीपीयू बेस्ड है। और ध्यान रखो, एआई में ये बहुत बड़ा चमत्कार करने वाला चीज़ हो चुकी है। एक बार चैट जीपीटी को बनाने में अमेरिका ने दावा किया था कि हमारे बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च हुए हैं रिसर्च और उस एनालिसिस में। चाइना ने बोला, अच्छा, हम आपसे कम है क्या? और उसने ये 6 महीने के अंदर-अंदर चाइना ने यूएस के चैट जीपीटी को पछाड़ दिया था। ये ध्यान रखना कि चाइना इस समय बहुत बड़ा थ्रेट बना हुआ है। इसको यूएस की टेक्नोलॉजिकल मार्केट को, यूएस टेक कंपनियां पूरी भर के गई थी अभी डोनाल्ड ट्रंप के साथ, किससे मिलने? शी जिनपिंग साहब से मिलने। और उनकी डिमांड क्या थी कि मुझे ना रेयर अर्थ मिनरल चाहिए। वो क्यों चाहिए? क्योंकि ये एआई की जो अभी क्रांति आने वाली है, में एआई जो चिप लगती हैं, उसके अंदर
रेयर अर्थ मिनरल की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। बात समझ में आ रही है? इसलिए चाइना इस समय बहुत बड़ा संकट पैदा कर रहा है और बहुत बड़ी चुनौती पैदा कर रहा है। तो दुनिया के लिए ये वैसे ठीक है। मैं चाहता हूं कि भारत की तरफ से भी इस तरह का डंका बजे जिसमें चाइना को और अमेरिका दोनों को अपने आप में थ्रेट महसूस हो। हमारे अंदर किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। ठीक है। तीसरी चीज हमने देखी थी नेत्र के बारे में। नेत्र क्या है? तो नेत्र एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल प्रणाली है भारत की, जिसको क्या नाम दिया है? नेत्र नाम दिया है। और ये उपलब्धि इतनी बड़ी क्यों है? ये उपलब्धि इसलिए भी इतनी बड़ी है, अमेरिका, रसिया, इजराइल और चाइना के बाद इंडिया जो है 5वां देश बना है जिसने अपनी स्वदेशी निर्मित ये टेक्नोलॉजी विकसित की है। बात समझ में आ रही है? इसमें कोई चीज इंपोर्टेड नहीं है। सारी जो टेक्नोलॉजी है वो हमारी इंडिविजुअल परिणाम का हिस्सा है। ठीक है। अमेरिका, रसिया, इजराइल और चाइना के बाद AEW&C क्षमता पैदा करने वाला भारत जो है वो 5वां देश है। ठीक है। इतिहास क्या है इसका? कि हमने नेत्र कब विकसित कर लिया था? ये हमारे पास बहुत सालों से है और इसका हमने बहुत अच्छा उपयोग किया था बालाकोट स्ट्राइक जब की थी। बात समझ में आई? पता है आपको बालाकोट एयर स्ट्राइक जब भारत ने की थी, बालाकोट के बाद ये चर्चाओं में आया था और इसका प्रिसीजन जो हमने देखा था वो देखा था हमने ऑपरेशन सिंदूर में। ऑपरेशन सिंदूर में इसने तबाही मचा रखी थी। यही वो सिस्टम है नेत्र, जो क्या है, स्वदेशी है। अगर सोचो ये अमेरिका वो हम इम्पोर्टेड होता अमेरिका से, अमेरिका सबसे पहले किसको दे रहा होता? जो भारी होता पड़ले में उसको नहीं, जो कमजोर होता हो किसको मिलता? कमजोर कौन था? पाकिस्तान था। सोचो कि अगर हमारे पास अपना खुद का इंजन बन जाए, है स्वदेशी इंजन बन जाए अगर, तो हमारी निर्भरता उनसे बहुत हद तक खत्म हो जाएगी। आजकल हम हर चीज पे उन पे, अगर मान लो वो हमें बर्बाद करना चाहें, तो हर चीज तो हम उनके उपयोग कर रहे हैं। इसलिए आत्मनिर्भरता की ओर आपको बढ़ना पड़ेगा। अदरवाइज वो कुर्सी पर बैठकर आपको धरती में बिठाने में ज्यादा वक्त नहीं लेंगे। ठीक है। तो हमने इसका उपयोग कब किया? 2019 में किया और 2025 में किया। पहले ही कर चुके थे, ट्रायल जब से चल ही रहे थे। लेकिन अभी क्या हुआ? DRDO ने इसके ट्रायल कंप्लीट कर लिए और क्या कर दिया? अंतिम परिचालन की क्या दे दी? मंजूरी देती और इसको प्रमाण पत्र दे दिया है कि इसको अब क्या कर सकते हैं आप अपने सिस्टम को, इस वाले सिस्टम को हमारे जितने भी युद्धपोत हैं, जो एयरक्राफ्ट हैं उनमें डाल सकते हैं। बात समझ में आई? और इसमें क्या है? ये स्वदेशी AESA रडार है। ये 360 एंगल से पूरा वो करता है, रिव्यू करता है। मान लो कि आगे जा रहा है, आगे से कोई एयरक्राफ्ट आ रहा है, एयरक्राफ्ट अगर आ रहा है तो एयरक्राफ्ट को तो रिव्यू कर ही लेगा, हल्के हल फिगर आउट कर लेगा। ये पीछे से अगर कोई मिसाइल लॉन्च करता है तो उसको भी फिगर आउट कर रहा है, यानी 360 व्यू देता है ये। और 360 360 के एंगल से सुरक्षा प्रदान करता है पूरे के पूरे सिस्टम को। ठीक है। 360 कवरेज और लंबी दूरी तक निगरानी करता है। अब तो और क्या इसमें क्या विशेषता है कि एक साथ कई लक्ष्यों का पता लगाने में सक्षम है। ठीक है। वायु, समुद्र और भूमि तीनों क्षेत्रों की निगरानी करने में सक्षम है। अब सोचो कि हमारे पास बैटल फील्ड में हम उतरे, माइक्रो सेकंड का फर्क होता है, माइक्रो सेकंड। कई मैक की स्पीड से चल रहे होते हैं वो। और मैक की स्पीड समझते हो आप? मतलब किलोमीटर, माइक्रो सेकंड में कितने किलोमीटर चला जाएगा वो एयरक्राफ्ट, पता नहीं चलता है। केवल टेक्नोलॉजी काम करती है वहां पर। वहां पर ये कितनी धूम मचाएगा इस बात का अंदाजा आपको अभी नहीं है। और सबसे अच्छी बात है कि ये स्वदेशी तकनीक है जो हमने विकसित करी है। ठीक है। तो भारत की वायु रक्षा को मजबूत करना, इसका महत्व क्या है? भारत की वायु रक्षा को मजबूत करना, निगरानी, चेतावनी और निर्णय की क्षमता को और ज्यादा दक्षता प्रदान करना, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करना। ठीक है। नेत्र MK2 क्या है और MK1 क्या है? MK1 सरकार ने 6 अतिरिक्त नेत्र MK1 प्रणालियों को मंजूरी दी है। और MK2 क्या है? MK2 में अधिक पेलोड हम ले जा सकते हैं।
एयरबस A321 प्लेटफॉर्म पर आधारित है ये। उन्नत रडार और मिशन सिस्टम है और अधिक रेंज और बेहतर प्रदर्शन की हमें इसमें झलक देखने को मिलती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये था हमारा नेत्र। तो आजकल पूरी दुनिया को देख रहा है अपनी आंखों से भारत, ठीक है। नाम भी दिया हमने नेत्र, ठीक है। भविष्य की योजनाएं हमने आपके साथ डिस्कस कर ली इसमें। स्वदेशी रडार है, 360 कवरेज है, एक साथ कई लक्ष्यों की ट्रैकिंग है, मित्र और शत्रु की पहचान कर लेता है। ध्यान रखना, अब इतनी तेजी से चीजें चल रही हैं, वहां भूल जाते हैं लोग, माइक्रो सेकंड का खेल है। वहां पर ये पूरी की पूरी जानकारी रखता है कि ये मित्र का है, ये कहाँ का है, ये पड़ोस का है, कहाँ से आया है, ठीक है। ये सारी चीजें भी इसके अंदर इंटेलिजेंट है। और देखो अब इसमें क्या है कि आत्म भारत की उड़ती हुई निगरानी शक्ति, जो हर चुनौती पर रखे पैनी नजर, ठीक है। ये पैनी नजर रखती है, ठीक है। तो नेत्र का काम क्या है? यही है। अगली क्या है? अगला मैंने आपको बताया है कि भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था में अभी कुछ चीजें करी हैं, ठीक है। उनमें क्या चीजें हैं? रेपो रेट के बारे में मैंने आपको बताया। रेपो रेट क्या होती है? तो रेपो रेट क्या है? रेपो रेट सबसे पहले वो है ब्याज दर है जो आरबीआई लागू करता है किन पे? अपने सबोर्डिनेट बैंक पे। आरबीआई चूंकि बैंकों का बैंक है, तो वो क्या करता है, अपने जो सबोर्डिनेट बैंक हैं, चाहे कैनरा बैंक हो गया, कोई भी बैंक जो देश में ऑपरेट कर रहा है, उनको अल्पकालिक लोन देता है ब्याज पे। किस तरीके से? कि मान लो कि हमें एक दिन के लिए पैसा चाहिए। भारत में कोई भी बैंकिंग सेक्टर, कोई भी बैंक, ऐसा हो सकता है कि किसी दिन उसके पास ग्राहक आ गए, जमा करने वाले कम आए और निकालने वाले ज्यादा आ गए, तो क्या हो गई? कैश की शॉर्टेज हो गई। कॉमन सी बात है। मान लो हमारे पास स्टॉक में 1 लाख रुपए थे, जमा करने वाले 10 लाख ही आए, 10 लाख रुपए जमा करने वाले लोग आए, और निकालने वाले आ गए कितने? 50 लाख रुपए। तो फिर क्या होगा? शॉर्टेज आ जाएगी। वो शॉर्टेज बहुत शॉर्ट टर्म के लिए है, समझ में आ रही? कोई भी ये तो कह नहीं सकती बैंक कि साहब हमारे पास पैसे नहीं है, आप परसों आ जाओ, परसों हम अब ले आ सकते हैं। बैंक के पास कस्टमर आएगा तो बैंक को क्या करना है? पैसा देना है उसको। अब इनके पास तो पैसे हैं भी नहीं, और इनके पास अगर पैसे हैं भी नहीं तो ये क्या करेंगे? या तो बगल वाले लाला की दुकान पे चले जाएंगे, पड़ोस के बैंक के पास जाएंगे, यार तुम एक काम करो, मुझे यार कुछ समय के लिए, थोड़े समय के लिए, 4-6 घंटे के लिए पैसे दे दो, मेरे आ जाने तो मैं तुम्हें दे दूंगा। बात समझ में आ गई? या तो ये एक काम करेंगे। दूसरा काम ये क्या करेंगे कि हमारे बॉस के पास जाएंगे, अपने बॉस के पास जाएंगे। बॉस कौन है? आरबीआई। बॉस एक काम करो, मुझे 2 दिन के लिए पैसे दे दो, मुझे कुछ शॉर्टेज आ रही है, मुझे कुछ काम लग रहा है, और मैं आपके 2 दिन बाद पैसे वापस कर दूंगा। मान लो 1 लाख रुपए आप मुझे दे दीजिए, 1 करोड़ रुपए मुझे दे दीजिए, उसका जो ब्याज हो वो भी ले लो, मैं आपको मैं आपसे पैसे लेने के लिए आया हूँ, मैं आपको 2 दिन बाद दे दूंगा। तो फिर बड़ा भाई क्या कहेगा? जो बॉस है वो क्या कहेगा? वो कहेगा ठीक है पैसे ले जाओ आप, लेकिन इस पे क्या लगेगा? जो नॉर्मल ब्याज लगता है उससे ज्यादा ब्याज चार्ज करता है वो। इस पे थोड़ा सा टाइट हाथ रखेंगे हम। मान लो कि अगर आपसे हम 15% का ब्याज सालाना लेते हैं, यानी 12% का ब्याज अगर सालाना लेते हैं, 1% महीने का लेते हैं, तो इस पे कहो वो 2%, 3%, ½ %, सोचो कितना ब्याज इस पे वो भुगतान करवा सकता है, ठीक है। तो ये होता है रेपो रेट। रेपो रेट आपकी जेब पे सीधा प्रभाव डालती है। अगर रेपो रेट बढ़ा दिया आरबीआई ने, तो इसका क्या मतलब है? वहां से ब्याज उसको मिला, अधिक ब्याज पे पैसा मिला, अधिक ब्याज पे पैसा मिला तो वो फिर आपको भी अधिक ब्याज पे देगा, यानी कि होम लोन के प्राइस बढ़ जाएंगे, ब्याज दर बढ़ जाएगी, पर्सनल लोन की जो है ब्याज दर बढ़ जाएगी। तो जितना भी इंटरेस्ट है उसमें क्या हो जाएगा? इंक्रीजमेंट हो जाएगा। और इंक्रीजमेंट होने से क्या होगा कि अगर चीजें इंक्रीज होती हैं तो फिर क्या बढ़ेगी? इन्फ्लेशन बढ़ती है। और इन्फ्लेशन अगर बढ़ गई, इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? मैंने इन्फ्लेशन के बारे में आपको बता देता हूँ, एक ज्यादातर मतलब विस्तार से तो नहीं बताऊंगा क्योंकि इकोनॉमिक्स का मैं अभी कोई ऐसा टॉपिक नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मैं एक मोटा मोटी बता देता हूँ आपको। इन्फ्लेशन का मतलब है कि मान लो आज कोई चीज 10 रुपए की है, इन्फ्लेशन बढ़ गई तो वो चीज कितने की हो गई? 12 रुपए की हो गई, यानी 2 रुपए महंगाई बढ़ गई, ठीक है। उसी को क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन की, मुद्रास्फीति, ठीक है। अगर इन्फ्लेशन बढ़ गई तो इन्फ्लेशन बढ़ने से क्या होता है? महंगाई बढ़ जाती है।
महंगाई बढ़ने से क्या है, हमारी सारी वस्तुओं की प्राइस जो है वो हाई हो जाते हैं। अब जैसे पार्ले जी, इन्फ्लेशन 2 तरह से होती है। एक तो वो है कि भाई हमने कोई वस्तु खरीदी, आज वो चीज़ ₹10 की थी, हमने ₹12 की खरीद ली। दूसरी चीज़ क्या हो रही उसमें कि हमें पार्ले जी हमने बहुत पहले खरीदा था। खरीदा था, आपने एक केस स्टडी देखी होगी। पार्ले जी में एक मोटी लड़की जो है उसके चित्र पे बनी रहती है और वो क्या करती है कि उसमें पार्ले जी के जो बिस्किट थे, हमने भी बचपन में बहुत खाए हैं, तो वो ₹2 में 10 बिस्किट आते थे। आज क्या है वो ₹5 में वही के वही, या तो वो ₹5 में 10 बिस्किट कर दें, नहीं तो ₹2 में वही बिस्किट क्या कर दें, वो 5 कर दें। यानी कि हम क्वांटिटी उसकी क्या कर दें, घटा दें या फिर उसके प्राइस हाई कर दें। 2 तरीके से इन्फ्लेशन काम करती है। बात समझ में आ गई? तो ये इन्फ्लेशन का वो हो गया, रेपो रेट अपन को समझ में आ गया। ठीक है? तो इससे क्या होगा, रेपो रेट को क्या कर दिया आरबीआई ने, अस्थिर कर दिया। कितने पे कर दिया? 5.25 पे। तो मुद्रास्फीति इससे क्या होगी, नियंत्रण रहेगी। विकास को समर्थन देने की प्राथमिकता है गवर्नमेंट की। अगर इन्फ्लेशन बढ़ गई तो विकास क्या हो जाएगा? विकास अंधेरे में चला जाएगा। अंधेरे में अगर विकास चला गया तो फिर टॉर्च मार के उसको देखना पड़ेगा कि किस जा रहा है विकास। बात समझ में आई? तो गवर्नमेंट का मानना है कि नहीं, ऐसी स्थिति पैदा नहीं होगी, विकास को हम उजेले में ही रखेंगे। वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच सतर्क दृष्टिकोण को भी जारी रखा है गवर्नमेंट ने इससे। आज के समय जो दुनिया के हालात चल रहे हैं, उसको दृष्टिकोण में रखते हुए ये सारे के सारे निर्णय लिए जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, अस्थिरता बढ़ चुकी है धरती पे और उन सब से निपटने के लिए हमें अपने उसमें एक रिजर्व कोटा रखना पड़ेगा। इसलिए इन्फ्लेशन अगर नहीं बढ़ाएँगे, तो ये सारी चीज़ें हमारी कंट्रोल में रहेंगी। बात समझ में आ गई? वित्तीय स्थिरता बनाए रखने पर भी जोर है गवर्नमेंट का। आवश्यकता पड़ने पर आगे भी नीतिगत बड़े बदलाव किए जाएँगे, आरबीआई ने चेतावनी दे दी है। अगर मान लो कि ऐसे ही ईरान और अमेरिका की घटनाएँ चलती रहती हैं, रसिया यूक्रेन की घटनाएँ चलती रहती हैं और अगर भगवान न करे कल हमारा फिर से उनके साथ, पड़ोस के साथ कुछ खटपट हो जाता है, तो इसके लिए आरबीआई बैठा है। आरबीआई इसको समय-समय पर फ्लेक्सिबल नीतियों के द्वारा इस पूरी चीज़ों को कंट्रोल करता रहेगा। ठीक है? क्रूड ऑयल के प्राइसेस दिनों-दिन बढ़ते जा रहे हैं। सोना दिनों-दिन घटता जा रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है और इन सब चीज़ों का असर आपकी जेब पर पड़ता है। दुनिया क्या है? एक ग्लोब है और एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो दुनिया के किसी भी भाग पर कोई भी दिक्कत आएगी, उसका फ़ायदा या नुकसान आपको सीधे होता है। ठीक है? तो इसमें क्या है, महँगाई अभी कितनी चल रही है देश में? तो 2.82% है और इन्फ्लेशन हाईएस्ट कितनी होना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा होगी तो अनकंट्रोल हो जाता है मामला और अनकंट्रोल अगर हो जाएगा तो फिर दिक्कत है। फिर आपका क्या होगा, अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा होती है तो रुपये की वैल्यू घटती है, ध्यान रखना। रुपये की वैल्यू घटती है, वो मैं बता रहा हूँ किस तरीके से घटती है। मान लो कि अभी आप चले जाइए अफ्रीका कंट्रियों में, वहाँ आप बोरा भर के जाएँगे, साइकिल पे लाद के जाएँगे और कहेंगे साहब एक टाइम का खाना खिला दीजिए। तो आपकी करेंसी की वैल्यू इस तरीके से घट जाएगी। लीरा एक करेंसी है टर्की की, उन्होंने अपनी करेंसी की वैल्यू नहीं बचा पाए वो। करेंसी इतनी डेफ़िसिट कर गई कि लीरा बुरी तरह से पिट गया। ठीक है? तो ये चीज़ें ध्यान में रखती है आरबीआई। उसका काम यही है कि देश में मुद्रास्फीति कंट्रोल में रहे, इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे। बात समझ में आई? तो कहीं ऐसा ना हो कि हमें भी ₹10,000 दे के फिर कहेंगे साहब 1 कुल्हड़ चाय पिला दो। अगर हद से ज़्यादा अनकंट्रोल हो गई मुद्रास्फीति, कितनी 4 से ऊपर पहुँच गई, तो फिर वो सारी चीज़ें उसको खींच के लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ध्यान रखना, विदेशी मुद्रा भंडार हमारा बढ़ रहा है। कितना हो चुका है? तो $645 बिलियन हमारे पास फॉरेक्स रिज़र्व है इस समय और ये चीज़ बहुत अच्छी होती है। बात समझ में आई? दूसरी चीज़ क्या है कि निर्यात में प्रदर्शन हमारा ठीक हो रहा है। हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो कितना परसेंट है? हमारी टोटल इकोनॉमी का 7.2% है। ठीक है? पर और रोजगार में यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही कि वृद्धि कितनी हुई इस साल? 7.1% हुई है। इसके आंकड़े अलग तरीके से बनाए जाते हैं, वो मैं उस पे ज़्यादा जाना नहीं चाहता हूँ, मैं उन चीज़ों पे करूँगा, बस थोड़ा-सा मुझे इस पे संशय लग रहा है। लेकिन अगर क्योंकि ऑथेंटिक आंकड़े हमारे पास हैं, तो मैं ज़्यादा कोई क्वेश्चन करूँगा नहीं, आपके विवेक पे छोड़ देता हूँ, ठीक है? हरित अर्थव्यवस्था, रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमने अभी 225 गीगावाट को
पार कर दिया है। ये बहुत अच्छी चीज है। अब अगर रिन्यूएबल एनर्जी हमारी ठीक रही तो हमारी निर्भरता कच्चे तेल पे क्या है, कम हो जाएगी, और उससे हमारी इकोनॉमी क्या हो जाएगी, हेल्दी इकोनॉमी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारी क्लियर हो गई हैं। ठीक है, हमने ये अर्थव्यवस्था का जो टॉपिक था, एमपीसी का निर्णय, उसके बारे में हमने आपको समझाया। अगला जो टॉपिक है वो वैश्विक अपडेट से है कि म्यांमार जो है अब अफीम उत्पादन में दुनिया में पहले नंबर पे आ चुका है। पहले कौन था? पहले हमारा पड़ोसी था, है ना, कौन? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में क्या हुआ, एक तो सूखा चली गई, बहुत ज्यादा सूखा पड़ रही है वहां पर। तीसरी बात है दूसरी बात है कि अमेरिका ने बहुत सारे सेंक्शन इम्पोज कर रखे हैं उस कंट्री पे, और सेंक्शन इम्पोज कर रखे हैं तो वो ज्यादा कुछ ऐसा कर नहीं पाए जिससे उनकी क्या है, अफीम की जो प्रोडक्शन है वो कम हुआ है। और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आदर्श स्थितियां हैं इस समय म्यांमार में। म्यांमार की जो राष्ट्रपति थी उनको क्या किया, जेल में बंद कर दिया, और वहां के जो सो कॉल्ड जर्नल थे वो राष्ट्रपति बन के बैठ गए, और वहां पर क्या करने लगे, रूल करने लगे। और इस समय म्यांमार में बहुत सारे ग्रुप बन चुके, और वो क्या करते हैं, फिर टेरिटरी क्लेम करते हैं। यही अफगानिस्तान का सिस्टम। जब तक तालिबान सत्ता में नहीं आया तब तक वो एक टेरिटरी को क्या करता था, क्लेम करता था। और एक बड़ी बात यह है कि तालिबान इस समय सत्ता में भी है। तालिबान का मुख्य उत्पाद ही क्या था, अफीम था। कुछ समय पहले एक न्यूज आई थी कि तालिबान कह रहा था कि हम अपने बच्चों को नशे की लत में नहीं वो करेंगे, झोंकेंगे, उसके लिए अफीम का प्रोडक्शन हम क्या कर रहे हैं, ज्यादातर बंद कर रहे हैं। और इनकी जो मुख्य इकोनॉमी का सोर्स था, पहले फंडिंग का सोर्स था, जब ये लड़ते थे अपने ही स्टेट के खिलाफ तालिबान, तो वो बहुत बड़ा मुख्य स्रोत क्या था, अफीम का था। अफीम का क्या था, वहां से इनको बहुत सारी पैसे जनरेट होते थे, तो ये उसको कहाँ लगाते थे, युद्ध करने में लगाते थे। ठीक है, और आज म्यांमार में वही स्थिति चल रही है। वहां पर उन्होंने घटाई है, इनने अपना बढ़ा दिया है। दूसरा, वहां सूखा भी है, यहाँ पर सूखा की कोई ऐसी दिक्कत है नहीं। इनके लिए वो सारी की सारी स्थितियां क्या हैं, आदर्श स्थितियों में हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, इस समय अपना प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं। और दुनिया के जो ड्रग कैटलर हैं, दुनिया के जो ड्रग नेटवर्क हैं, आज उनके लिए म्यांमार सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बना हुआ है। वहां से हजारों करोड़ का ड्रग जो है वो सप्लाई हो रहा है। कई ऐसी चीजें हैं, पूरा एक इकोसिस्टम बन चुका है। भारत के लिए बहुत कंसर्निंग इसलिए है, अगर वहां से सप्लाई भारत के लिए आने लग जाए, भारत की एक बड़ी आबादी, बड़ी जो युवा पीढ़ी है, वो किसी को भी मतलब खत्म करना है, आप उसके युवाओं को बस नशे की लत डाल दीजिए आप, तो अपने आप देश ही कोलैप्स कर जाएगा। ठीक है, तो इन सारी चीजों से आपको बचना भी है। बात समझ में आ रही है? तो ये दोनों की दोनों न्यूज हमने क्या करी, कवर कर ली। तो अब देखो, इसका एक क्वेश्चन आपको लिखना है कि भारत मजबूत अर्थव्यवस्था, सुरक्षित भविष्य तथा विकसित भारत की ओर निरंतर अग्रसर है। इस पे क्या लिखो, 500 शब्द का एक क्वेश्चन लिख लो। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपके? अगला देखो आप, अगली चीज क्या हो रही है इसमें, कि अब इनके क्वेश्चन है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? प्रश्न है कि सेशल्स यात्रा और सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन सम्मान किस देश द्वारा प्रदान किया गया? दिया किसने था, होराइजन, ब्लू होराइजन का जो अवार्ड है वो दिया है सेशल्स ने। दिया किसको है? भारत के प्रधानमंत्री। और इसके पहले प्राप्तकर्ता कौन है? तो आदरणीय हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, तो इसको पहले वो है। ठीक है, ये उत्तर है। ठीक है, AEW&C प्रणाली भारत स्वदेशी क्षमता रखने वाला विश्व का कौन सा देश बना है? तो पांचवा, ये तो सब वो है। ठीक है, अंतिम प्रचलन स्वीकृति मिली है उनको। ठीक है, उसके लिए था। तीसरा प्रश्न है कि एकीकृत बैटल ग्रुप्स IBG के बारे में आप क्या जानते हैं और इसकी पहली टुकड़ी किस कोर से तैयार की जाएगी? IBG का मैंने बताया कि छोटी छोटी टुकड़ियों में बड़ी बड़ी जो है पूरी सेनाओं को वो डिवाइड करके, और उनको सेल्फ मतलब एक चीज जो हम बताना चाह रहे थे, को निर्णय लेने की भी क्षमता उनको दी गई है। ठीक है, तो इनकी पहली टुकड़ी सीमा के लिए 2013 में स्थापित और पानागढ़ से तैयार की जाएगी। ठीक है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा द्वारा 29 जून 2026 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में क्या किया गया था, वो
आरोग्य 2.A का क्या किया गया था, शुभारंभ किया गया था। ठीक है, सुपर कंप्यूटर के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। तो आज का ये पूरा का पूरा सेशन आप एक बार चेक देख लेना, विस्तार से देख लेना, आपके लिए ही है। बात समझ में आई? ये सारी चीजें हो गई, बाकी अब मैं इजाजत लेता हूँ।